Okay, now let us continue with the topic that we were discussing yesterday. And the main topic is some basic technical terms in vibration engineering that you need to know and remember. Periodic motion, oscillatory motion, vibratory motion, and simple harmonic motion. These topics were discussed yesterday. Now, moving on, the next technical term is time period. You already know what time period of a periodic motion is. Now, in terms of vibration engineering, whenever you are talking about the time period, you must be either talking about simple harmonic motion or vibratory motion or oscillatory motion or at least periodic motion. If your motion is any one of these four types of motions, only then can you speak about something called as a time period. It is basically, once again, the regular interval after which all periodic motions are repeated. The unit of time period is in seconds. That is the SI unit. It need not be always in seconds. Sometimes you could measure the time period in minutes. If your motion is very slow, it could be in minutes, it could be even in hours and days. Periodic motion, the rotation of Earth around Sun, is also periodic motion, right? Because it repeats its motion again and again. इसका टाइम पीरियड कितना है, कोई बता सकता है क्या? What is the time period of rotation of Earth around the Sun? लक्की शर्मा, लक्की शर्मा सुन रहे हैं क्या? यस सर। लक्की शर्मा बताओ, what is the time period of rotation of Earth around Sun? टाइम पीरियड का मतलब होता है सर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। वेरी गुड। एक साल लगता है पूरे अर्थ को सूरज के चारों तरफ एक चक्कर काटने में, और हर साल वो करने के बाद फिर वो रिपीट होता है. सो द टाइम कंज्यूम्ड in executing one complete oscillation or one complete periodic motion is called as the time period. अब इसको देख करके बताना. I am giving you another example for time period. Simple pendulum, ठीक है? This is the mean position. Anybody is free to answer. सिंपल पेंडुलम को मैंने एक पर्टिकुलर एंगल तक ऊपर को खींचा, लेट अस से थीटा एंगल तक ऊपर ले गया, एंड फ्रॉम दिस पोजीशन आई रिलीज्ड इट. ठीक है? अब मेरे को बताओ कि इसका टाइम पीरियड, जैसे ही मैंने इसको यहां से छोड़ा, मैंने इसका टाइम मेजर करना स्टार्ट कर लिया कि भाई इसके मोशन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है. तो इसका टाइम पीरियड मैं किसको कहूंगा? दिस पेंडुलम विल मूव from its initial position to the opposite position here. इसमें जितना टाइम लगा, क्या मैं इसी को टाइम पीरियड कहूंगा या नहीं, ये बताओ. नो सर। फिर नहीं किसको सर, कहेंगे जब अपन? रिपीट होके अपनी पोजीशन पे वापस आएगा तो उसको टाइम पीरियड बोलेंगे सर. वेरी तो वो गुड, अपनी एग्जैक्टली पोजीशन पे राइट. रिटर्न हो जाएगा. यहां से लेकर के यहां तक गया, ये तो सिर्फ हाफ मोशन हुआ. टू एंड फ्रो मोशन होता है ना सिंपल पेंडुलम या ऑसिलेटरी मोशन का. टू एंड फ्रो मोशन में टू और फ्रो दोनों जब खत्म हो जाए, तब आप कहोगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई या एक बार मोशन एग्जीक्यूट हो गया. सो one time period will be the total time consumed in the
सर का चले गए। राउंड मारने गए वो। क्या बोल रहे हो नवीन? कपिल राज, मेरी आवाज आ रही है क्या? जरा कंफर्म कीजिए। यस सर। यस सर, आ रही है। बीच में मेरा कनेक्शन कट गया था यहाँ से, सो इसीलिए मैंने आपसे जरा कंफर्म किया है। ओके, एनीवे, ओके सर। वी वर टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने ये कहा, सबसे पहले तो आप एम्पलीट्यूड की बात ही तब करोगे जब ऑसिलेटिंग बॉडी हो, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन तो होना ही चाहिए। सो यू कैन टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड इफ योर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ये तो ऑसिलेटरी होता ही है। यू कैन टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड इफ योर मोशन इज वाइब्रेटरी, क्योंकि ये भी टू एंड फ्रो मोशन है। एंड यू कैन टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड if at least your body is a simple oscillatory motion like that of a simple pendulum. लेकिन अगर ऑसिलेटरी नहीं है, जैसे कि सिंपल फैन का रोटेशन है, यानी कि पीरियोडिक मोशन तो है बट रोटेशन नहीं है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड की बात कभी आती नहीं है। एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज स्पोकन अबाउट एटलीस्ट व्हेन देयर इज ऑसिलेटरी मोशन। तो अब अपन पेंडुलम की बात करें, तो पेंडुलम के केस में ऑसिलेटरी मोशन है, और ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करोगे? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन जैसे अभी आपको दिखाई गई है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यू हैव टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। सर हाँ सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक सेकेंड। अभी दिख रहा है? यस सर। वो बीच में कनेक्शन कट गया था ना, उस कारण से ये सारी चीजें रीसेट हो गई। ओके, नाउ एम्पलीट्यूड is the maximum displacement measured from the mean position. So once again, I will take you to the example of a simple pendulum. Simple pendulum maximum अपने इस लोकेशन पे आता है, फिर उसके बाद घूम करके इस लोकेशन पे आता है। इसका एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करेंगे ये बताओ? What is the amplitude in this example? भाई देखो, एज पर डेफिनेशन, इतना सा डेफिनेशन है इसका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटरी बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन अब आपसे अगर ये कोई कहे कि चलो जरा मेरे को समझाओ एम्पलीट्यूड कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा तो, इंडिकेट करके बताओ, सो टेल मी। मैंने आपको दिखा दिया कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक जा रही है, दोनों डायरेक्शन में। राइट साइड में मैक्सिमम इतना आता है, लेफ्ट साइड में मैक्सिमम इधर तक जाता है। सो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? यू टेल मी, एनीबॉडी। सर, डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन 1 and 2। कैसे मेजर करेंगे डिस्टेंस? ये पोजीशन 1 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये है क्या थीटा? ये पूरा थीटा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, ये एम्पलीट्यूड है क्या? ये नहीं है एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूं, देन एम्पलीट्यूड इन दिस केस इज इक्वल टू थीटा बाय 2। बाय as per the definition, amplitude is the displacement measured from mean position. तो ये जो थीटा इसमें बनाया गया है, ये तो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पोजीशन मेजर किया गया है। इफ आई मेजर
the maximum displacement towards the left, then this is the maximum displacement. यहां पर आएगा इसके इधर, ये देखो this one. And if I measure the amplitude towards the right side, then this is the amplitude. तो बेसिकली चूंकि आपका कोई लॉस ऑफ मोशन नहीं हो रहा है, दोनों साइड में बराबर ही डिस्टेंस जा रहा है मैक्सिमम, तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं इफ द टोटल एंगुलर मेजरमेंट बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स इज थीटा, देन द एम्पलीट्यूड मस्ट बी थीटा बाय 2. ठीक है. Another way of measuring amplitude in this case is like this. You say that my pendulum at the mean position is at the lowest datum level here, and when it goes to the extreme position in either direction, either towards the left or the right, then the maximum height climbed by the mass or the ball of the pendulum is, let us say, capital Y. Then you can say that in the case of a simple pendulum, the vertical amplitude is Y. Once again, you can define the amplitude in another way. अब मेरे को और कोई एक तरीका और बता सकते हो इसमें एम्पलीट्यूड नापने का? थीटा से नाप लिया, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर. नहीं, एम्पलीट्यूड को मैंने आपको दो तरीके से नापना बता दिया इसमें. एक तो आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के रूप में एम्पलीट्यूड नाप सकते हैं, और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में एम्पलीट्यूड नाप सकते हैं. ये दोनों आपको बता दिए. और कोई एक तरीका बता सकते हो क्या? इज देयर एनी अदर मेजरमेंट? कर्व की लेंथ को अपन जनरली, कर्व की लेंथ तो बेसिकली क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम अगर एल है तो L इंटू थीटा ही हो जाएगी. तो बेसिकली L तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली वो जो थीटा का जो मेजर है वही हो जाएगा. तो यहां पर एम्पलीट्यूड को थीटा के टर्म्स में मेजर करना और कर्व की लेंथ के रूप में मेजर करने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. दे आर ऑलमोस्ट द सेम. और कोई डायरेक्शन में नहीं मेजर हो रही क्या एम्पलीट्यूड आपकी? कांट आई से सर एक्स डायरेक्शन में कितनी हो रही है? एक्स डायरेक्शन में भी तो हो रही है ना. तो जैसे अपने भाई मैं ये कह रहा हूं कि कि जिस तरीके से y डायरेक्शन में लिया, बिल्कुल उसी तरीके से x डायरेक्शन में भी तो मूव हो रही है बॉल. तो आपकी मेन पोजीशन पे बॉल यहां पर है, और किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे जब बॉल चली जाती है तो वो अपनी मेन पोजीशन से x डायरेक्शन में भी तो डिस्प्लेस हो रही है. तो उसको भी आप एम्पलीट्यूड के तौर पर नाप सकते हैं. ये यहां पे मैंने कंस्ट्रक्ट तो कर दिया है, बट ड्यू टू extremely bad internet quality here at SKIT, I'm unable to show it to you. अब आपको दिख रहा है मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में अगर मैं x डायरेक्शन में डिस्टेंस नापूं तो ये भी मेरा एम्पलीट्यूड है. सो यू हैव टू स्पेसिफाई इन द केस ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि आप एम्पलीट्यूड कौन से वेरिएबल को लेकर के नाप रहे हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिर्फ एक ही तरीके से एम्पलीट्यूड नापी जा सकती हो. तो अब आपको मैंने 3 वेरिएबल दे दिए. You can measure your amplitude in terms of radians or degrees if you take the angular measurement, and you can measure the amplitude in meters if you select the variable y or the variable x to develop the variable for amplitude. तो amplitude किसी भी तरीके से डिफाइन की जा सकती है. बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट कवर क्या होना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए कि मीन पोजीशन से आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर जा रहा है मैक्सिमम. वो हो सकता है x दिशा में हो, वो हो सकता है y दिशा में हो, और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. नाउ आफ्टर एम्पलीट्यूड
we come to natural frequency. Natural frequency is simply given as the frequency of free vibrations. ठीक है, फ्री वाइब्रेशंस का क्या मतलब होता है भाई? फ्री वाइब्रेशन कभी भी अपने आप तो पैदा होती नहीं है. देयर हैज टू बी अ सोर्स ऑफ एक्साइटेशन आफ्टर विच समथिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन में, मैंने आपको एक मेटालिक कैंटिलीवर रीड की बात बताई थी. अब आप अगर एक कैंटिलीवर रीड इंस्टॉल करके दीवार में गाड़ के रख दें तो वो क्या अपने आप कभी वाइब्रेट करेगी क्या? बस ऐसे ही बैठे बैठे अपने आप तो वाइब्रेट करेगी नहीं. इसको वाइब्रेट कराने के लिए कम से कम एक बार तो लाके इसको छेड़ना पड़ेगा ना. सर उसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके मूव होगा ना. बिल्कुल. तो मतलब कम से कम कोई आकर के एक बार तो उसको नीचे बेंड करके रिलीज करे, तब जाकर के वो वाइब्रेट करेगा, है कि नहीं? तो आप जो इनिशियल ट्रिगर है उसको तो छोड़ दो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड है. यू हैव टू से दैट एन इनिशियल ट्रिगर फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ सोर्स हैज टू बी देयर. लेकिन एक बार ट्रिगर कर दिया, फिर उसके बाद आप साइड में हाथ फोल्ड करके इंतजार करो और सिर्फ ऑब्जर्व करो. नाउ यू डू नॉट इंटरफियर. वंस द वाइब्रेशन हैज स्टार्टेड, then you do not interfere, and if you simply see the vibration, then that is called as free vibration. तो free vibration की proper definition ये होती है, a vibratory motion in which there is no interference from the external part of the system या फिर from the environment. अपन इस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है, फॉर एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, you divide the entire universe into two parts. One part is the system that is being observed, and the other part is everything external to the system. तो अगर आप इस कैंटिलीवर को और दीवार को एक सिस्टम मानते हैं, तो इन दोनों को छोड़ करके बाहर का पूरा ब्रह्मांड जो है वो एनवायरनमेंट बन गया. ठीक है? सो एनवायरनमेंट प्लस सिस्टम इज इक्वल टू द एंटायर यूनिवर्स. तो अब आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो कौन है? जो आदमी है, जो उसको उंगली से नीचे बेंड करके उस रीड को वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है. बट वंस द वाइब्रेशन हैज स्टार्टेड, अब ये रीड अपने आप ऊपर नीचे वाइब्रेट करती रहेगी जब तक कि ये कुछ समय बाद अपने आप बंद ना हो जाए. ठीक है? तो फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन यही होता है कि इफ अ वाइब्रेटरी मोशन वंस स्टार्टेड, then afterwards there is no external influence from the environment, then such vibratory motions are called as free vibrations. तो अब फ्री वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. ठीक है? तो अब आप सिंपल पेंडुलम को एक लेंथ पे ले जाकर के खींचा और उसको छोड़ दिया. अब ये सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन अपने आप कर रहा है. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी नापी जाएगी, क्या वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या नहीं है? ये बताओ. है सर. दैट इज ऑल्सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है? तो किसी भी चीज को एक बार वाइब्रेट करा करके आप अपने हाथ हटा लो और बस उसको खड़े होकर के देखो, तो वो जो फ्रीक्वेंसी दर्शाएगा उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि फिक्स है. इट विल नेवर चेंज. और रादर यू कैन से दैट इफ द सिस्टम एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड, देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विल नेवर चेंज. तो आप उसको कैसे भी वाइब्रेट कराओ, कैसे भी उसको छेड़ करके छोड़ दो, वो हमेशा अपनी उसी सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी का ये जो नेचुरल वर्ड है, इसका एक हिडन मीनिंग ये भी है कि द फ्रीक्वेंसी विच अराइजेस ड्यू टू द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम. तो उसके नेचर से आती है ये फ्रीक्वेंसी, तो वो कभी बदलती नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसके सिस्टम के अंदर जाके कुछ छेड़खानी कर दो. जैसे रीड को काट के छोटा कर दिया, पेंडुलम का धागा छोटा या लंबा कर दिया, ऐसी छेड़खानी करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. अदरवाइज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड. इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ सिस्टम. ठीक है?
अच्छा नेचुरल, हाँ सर लेकिन इसमें इनिशियल फोर्स तो अपन को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को रहेंगे। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल फोर्स जो है वो आप इसको ऑसिलेट कराने के लिए नहीं दे रहे हो। जैसे कि अब मैं आपका पूरा समस्या का समाधान यहां कर देता हूं। आपने फोर्स लगाई, अपनी एनर्जी खर्च करी और बॉल को यहां पर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ला करके रख दिया, ठीक है। तो आपका क्लेम यह है कि भाई मैंने तो एनर्जी खर्च करी ना, लेकिन अभी आपने बॉल को पकड़ के रखा हुआ है, आपने छोड़ा नहीं है, तो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन तो हो नहीं रहा है। अब आपने जो भी एनर्जी खर्च करी थी अब उसको छोड़ दो। अब आप जैसे ही इस बॉल को यहां से रिलीज करोगे तो अब इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है जिसके चलते ये ऑसिलेट कर रही है? आप मेरे को सिर्फ इसका जवाब दे दो। विच फोर्स इज मेकिंग द बॉल ऑफ द पेंडुलम ऑसिलेट टू एंड फ्रो? Is it the force provided by your body or is it the gravitational force of earth? ग्रेविटी सर, ग्रेविटी। ग्रेविटी सर। इसको जो चाल दे रही है वो ग्रेविटी दे रही है। एंड नाउ वंस अगेन गो टू द एग्जांपल ऑफ योर रीड। अब आप ये देखो, इस फिगर को देखो, इस वाले फिगर को, ठीक है। इसको मैंने बेंड करके नीचे को झुका के पकड़ रखा है अभी, और अब मैंने जब तक इसको पकड़ रखा है ये वाइब्रेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ बेंट पोजीशन में है, तो ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने अपना हाथ जैसे ही एकदम से यहां से छोड़ा तो ये ऊपर नीचे जो वाइब्रेट कर रही है। अब ये मेरे को बताओ ये किस फोर्स के चलते कर रही है? सर इसकी इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल स्ट्रेंथ, इसकी इलास्टिसिटी के कारण, ठीक है। आपने कहा इंटरनल एनर्जी के कारण, इंटरनल एनर्जी मान सकते हैं इसको, बट दैट इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द इलास्टिसिटी। लचीलापन जो है इस मेटालिक रीड का, उस लचीलेपन के कारण ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। क्या वो लचीलापन जो इसको चला रहा है, क्या वो आपके हाथ द्वारा दिया गया था? नहीं। नो सर। So that is why the initial trigger which is required to start the vibration does not matter. इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि आपने कितनी एनर्जी खर्च करी। अब देखो इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर करता हूं, बट लेट मी फर्स्ट चेक वेदर यू गाइज नो दिस और नॉट। एक सिंपल पेंडुलम लिया, उसको मैंने इतना एम्पलीट्यूड दिया, ठीक है, इतना थीटा एम्पलीट्यूड दिया, और अब ये ऑसिलेट कर रही है इतना। फिर मैंने वॉच लिया और इसका टाइम पीरियड नोट कर लिया। आज जो लैब होगी अपनी A1 सेक्शन की लैब है, तो उसमें आपको सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे, उसमें अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीजों को। इसी सेम सिंपल पेंडुलम को मैं इतना खींच के ले गया, प्लीज होल्ड ऑन, लेट मी, इस सिंपल पेंडुलम को मैं इतना ज्यादा एक नए एंगल पे खींच के ले गया। सेम पेंडुलम है भाई, ठीक है, सेम पेंडुलम है, सेम स्ट्रिंग लेंथ, सेम मास, सब कुछ सेम। और अब इसको यहां से छोड़ा तो अब की बार ये इतना जाएगा पूरा। नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग अ मच लार्जर स्वीप एरिया। अब मैंने वापस से टाइम रिकॉर्ड किया। आपको क्या लगता है केस नंबर 1 और केस नंबर 2, एक केस में मैंने बहुत हल्का सा इसको खींचा फिर छोड़ा, और दूसरे केस में बहुत ज्यादा खींचा फिर छोड़ा। इस केस में इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, डिफरेंट होगा? किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये बता दो। टाइम पीरियड क्या लगता है? जो आप एक्चुअली बराबर होगा। ज्यादा खींचा उसका ज्यादा होगा। देखो आपका जो अनट्रेन्ड माइंड है वो तो यही कहेगा कि सेकंड वाले केस में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, सीधी सी बात है, ज्यादा खींचे। बराबर होगा। बट द ट्रूथ इज, जैसा अभी इन्होंने कहा, दोनों का सेम होगा। इट डज नॉट मैटर कि आप उसको कितना खींच करके, ज्यादा कम, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है।
दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। ये ज्यादा दूरी तक गया है, लेकिन ये अपनी जो दूरी है उसको ज्यादा स्पीड से कवर करेगा, तो टाइम उतना ही लगेगा। और जिसको आपने पास में रखा है, जो बहुत हल्का सा दूर ले गए थे आप, वो धीरे धीरे फॉलो करेगा अपने पाथ को, तो उसमें उतना टाइम लगेगा। तो आप कभी भी पेंडुलम के केस में ये ऑब्जर्व करोगे कि आप कितना उसको खींच रहे हो, उससे कोई बहुत फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। सो अब आप वापस से इसी चीज को सोच के देखो कि व्हाट हैपेंड टू द एनर्जी स्पेंट बाय यू। इन द फर्स्ट केस, एनर्जी स्पेंट बाय यू इन टेकिंग द बॉल टू अ वेरी स्मॉल हाइट was very less. But in the second case, where the ball was taken to a very extreme position, much larger position, the energy spent by your body was much larger. But eventually, the time period of the pendulum and the frequency are the same. Time period अगर same है तो frequency same हो गई ना। Frequency क्या है? 1 upon time period. तो natural frequency does not depend on the amplitude. एम्पलीट्यूड किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देन कम्स रेजोनेंस। अब इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ते हैं। इट इज अ कंडीशन व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रेजोनेंस। ठीक है, और ड्यूरिंग रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस बिकम्स एक्सट्रीमली हाई एंड दिस कैन कॉज हेवी डैमेज टू मैन एंड मटेरियल। एग्जाम्पल है शैटरिंग ऑफ ग्लास बाय साउंड ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। ये क्या लिखा हुआ है, ये किसी को समझ में आया क्या? अभी रेजोनेंस अपन वापस से करते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल के बारे में किसी को कोई हल्का फुल्का भी आइडिया है क्या? ग्लास का टूट जाना, अगर आप हाई पिच पे कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उस ग्लास पे इम्पिंच कराते हैं तो। यस सर। ये आपने हो सकता है मूवीज में देखा हो, क्योंकि रियल है ना, ओपेरा सिंगर्स की जो हाई पिच की साउंड होती है, इट इज सेड दैट सम ऑफ देम कैन प्रोड्यूस सो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड विद देयर थ्रोट्स that the sound can literally shatter the glass windows of the buildings that are nearby. तो वो जो विंडोज को शैटर करने वाली जो आवाज है, वो उसकी आवाज का दम नहीं है। आप ये मत सोचना कि उसकी आवाज इतनी खतरनाक है कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो ग्लास को तोड़ रही है। नो, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कमाल है। अब वापस से चलते हैं रेजोनेंस की डेफिनेशन पे। रेजोनेंस की डेफिनेशन बोलती है when the frequency of external excitation, external excitation की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ओपेरा सिंगर के गले से निकलने वाली आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल एक्साइटेशन हो गई। ठीक है, when this frequency becomes equal to natural frequency, natural frequency अब किसकी natural frequency? Natural frequency of the glass। ठीक है, अब आपने एक ग्लास रखा हुआ है और आप उसके सामने बैठ करके आवाज निकालो, वो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि आपके गले से जो फ्रीक्वेंसी आवाज की निकल रही है, वो फ्रीक्वेंसी तो हो गई आपकी एक्सटर्नल एक्साइटेशन, और ग्लास जो है उसकी अपनी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स है। जैसा मैंने अभी बताया था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सिस्टम और एनी ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड until and unless you change the system itself। तो अब आप ग्लास को काट रहे हो तो नहीं हो, उसको तोड़ तो नहीं रहे हो, उसका हाइट छोटा बड़ा नहीं कर रहे हो, तो ग्लास जैसे चुपचाप बैठी है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। तो यहां पर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ये आती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के बराबर की एक्सटर्नली एक्साइटेड फ्रीक्वेंसी उस पर डाली जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत भारी तरीके से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और इसी के कारण वो ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। और अगर कोई भारी चीज है तो उससे मनुष्य को और दूसरे भारी मात्रा में मशीन्स और मटेरियल को भी नुकसान होता है। दैट इज व्हाट इज सेड। तो अगर एक छोटा सा पानी का ग्लास अगर शैटर हो सकता है, तो एक बिल्डिंग के ऊपर पूरी परत के तौर पे जो ग्लासेस लगाई जाती है, अगर वो शैटर हो जाए, वो भी इसी तरीके से शैटर हो सकती है। कंडीशन क्या चाहिए आपको कि भाई उस बिल्डिंग पे चढ़ाए गए ग्लास की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है
उसी फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई संगीतकार आकर के अपने गले से आवाज निकाले, या कोई मशीन से ही कोई कोई एम्पलीफायर लगा करके ही आवाज निकाल दे, तो उससे रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और रेजोनेंस की कंडीशन आते ही क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस बिकम्स एक्सट्रीमली हाई। तो जो ग्लास है वो बहुत ही भारी एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगी। अब ग्लास बहुत ज्यादा भारी एम्पलीट्यूड तो ले ही नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वो ब्रिटल होता है, तो वो एकदम से टूट जाती है। दैट इज द रीजन व्हाई ग्लास गेट्स शैटर्ड व्हेन अ साउंड ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज imparted onto the surface of the glass। ठीक है, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन आपको सर, समझ फिर में तो आ इसका गई? मतलब ये हुआ हाँ, सर, फिर तो हम ग्लास लगा ही नहीं सकते घर में, क्योंकि अगर टूट गया तो फिर अब प्रॉब्लम मैं हो बताता जाएगी। हूँ इसका क्या ओपरा रीजन है। सिंगर है क्या? ग्लास तब टूटेगी जब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की साउंड उसको मिलेगी, और वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। इट्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि वेरी श्रिल काइंड ऑफ साउंड कैन बी कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, या फिर एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसी एक्सट्रीम केसेस बहुत रेयरली ही प्रोड्यूस होती है। एक दूसरा जस्ट केस लाइक है, अ बॉम्ब ब्लास्ट। एक बॉम्ब ब्लास्ट में कह सकते हैं, या फिर कई बार आपके जो जेट प्लेन्स अगर बहुत लो लेवल से अगर आपके मकान के ऊपर से उड़ जाए तो भी ग्लास शैटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेट इंजन की जो हाई पिच की फ्रीक्वेंसी की उसकी वो होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जेट इंजन ऑपरेट करती हैं। तो अगर कोई जेट प्लेन, जैसे कोई युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, अपन लोग राजस्थान में है, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के आसपास ही आ गए अपन, तो अगर सपोज कोई प्लेन्स आपके घर के ऊपर से अगर उड़े, तो उन प्लेन्स की जो इंजन्स की जो फ्रीक्वेंसी की जो एमिशन होगी, उससे आपके ग्लास के ऊपर रेजोनेंस क्रिएट होगा और आपकी ग्लास शैटर हो सकती है। दैट इज वन केस। लेकिन अगर आपके घर के बाहर कोई काम चल रहा है, कोई ठोका ठाकी चल रही है, तो उन सब चीजों की फ्रीक्वेंसी से ग्लास नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। So you need to worry about shattering of glass only in case of very high frequency। ठीक है, और ऐसी फ्रीक्वेंसी बहुत रेयरली प्रोड्यूस होती है। जैसा कि अभी किसी ने कहा कि भाई तू ओपरा सिंगर थोड़ी है, ठीक है, तो ओपरा सिंगर नहीं हो और आप अपने घर में बैठ के गाने का रियाज नहीं कर रहे हो, तो ग्लास टूटने की कोई डर नहीं है आपको। और अगर सर, मशीन से भी तो अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं इस नहीं फ्रीक्वेंसी को। नहीं देखो, एक तो है मशीन्स इस फ्रीक्वेंसी को रेयरली ही प्रोड्यूस करती है। आप ऐसी ऐसी कितनी मशीन्स आपने सुनी है जिसमें कि एक छोटे बच्चे के चीखने से आवाज आती है? if you want to actually know what is the example of a high frequency sound, you should listen to a very small child crying its lungs out। छोटा सा बच्चा बहुत तीखी आवाज में जब चिल्ला के रोता है, वो एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है। सर तो वो तो कहाँ से तोड़ सकता है फिर? नहीं, उससे नहीं टूटेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी भी आपके ग्लास की फ्रीक्वेंसी को मैच होनी चाहिए। ओपरा सिंगर्स की खासकर ये जो होती है, वो लोग इतनी ज्यादा अपनी आवाज को ट्रेन करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। वो लोग दे हैव देयर फिजिकल टैलेंट एंड कैपेबिलिटी टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। एक छोटे बच्चे में वो टैलेंट नहीं है, वो तो अपने नेचुरली जिस आवाज में रोता है वो वैसे ही रोता है। लेकिन आप ये बताओ, कितने घरों में कांच नहीं है? सब घरों में कांच है। और कितने घरों में बच्चे नहीं है? अधिकतर घरों में छोटे बच्चे पाए जाते हैं। किन किन लोगों के कांच टूटते हैं? नहीं टूटते ना। वो इसीलिए नहीं टूटते क्योंकि बच्चों के चिल्लाने की आवाज या रोने की आवाज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड तो है, लेकिन इट इज नॉट दैट मच हाई जिससे कि आपकी उस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर तक आ पाए। उसके बराबर आएगी फ्रीक्वेंसी तो ही ग्लास टूटेगा। अच्छा, और ग्लास की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी आ जाए तो भी नहीं टूटेगा ग्लास। ये एक और बात ध्यान रखना। आपको ये लगेगा कि हाई जो है वो बहुत खतरा है और लो जो है वो कम खतरा है, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसकी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो, तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की एक्सटर्नल एक्साइटेशन पे वो नष्ट हो जाएगा। उसके लिए फिर हाई फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मस्ट बी रिमेंबर्ड in matching of frequencies and not exceeding or going below the frequency। ठीक है, तो अब देखो, एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहां से 0 से लेकर, हाँ बोलो।
सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मतलब किसकी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है जिसपे ग्लास ब्रेक होता है? वो आपके इस पे डिपेंड करेगा कि आपके ग्लास का मटेरियल क्या है। आजकल ग्लास भी काफी लेवल्स की आती है, बुलेट प्रूफ ग्लास आता है और शैटर प्रूफ ग्लास आता है। तो ग्लास की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बहुत मटेरियल साइंस लग चुकी है। तो आप ये नहीं कह सकते सबसे पहली बात कि ग्लास जो है यूनिवर्सली एक मटेरियल है। आप आज बाजार में चले जाओगे तो सबसे पहली बात तो है आपको 1000 स्पेसिफिकेशंस की और 1000 मटेरियल्स की बनी हुई ग्लासेस मिलेगी। एपॉक्सी और इन सबको कोट करके ग्लास बनाई जाती है और ग्लास के अंदर दूसरे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स को मिक्स करके ग्लास की प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा चुका है। अच्छा, और अगर एक ही मटेरियल की ग्लास भी ले लें तो ग्लास की थिकनेस अलग अलग आती है। कुछ पैनल्स पे पतली ग्लास चढ़ती है, कुछ पैनल्स पे बहुत मोटी ग्लास चढ़ती है। आपके चश्मे जो होते हैं, आंखों के चश्मे हैं, उनकी ग्लास अलग मटेरियल की बनती है और आपके चश्मे का नंबर पे डिपेंड करेगा कि उस ग्लास का मोटापा कितना होगा। तो इसलिए आप ये भी नहीं पूछ सकते किसी से कि भाई मेरे को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बता दो जिसपे सारे ग्लास टूट जाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल टू स्टेट a single value of frequency for that. So depending on the thickness of the glass, depending on the material of the glass, there are 1000 varieties of glass and therefore 1000 number of frequencies at which each one of these glasses will get broken due to the condition of resonance. Clear हो गया आपको? Did I satisfy your query? सर एग्जांपल तो समझ आ गया, पर रेजोनेंस अभी भी समझ नहीं आया। हाँ, अब क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। सर रेजोनेंस, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ रेजोनेंस का, ठीक है। एक सबसे कॉमनली इवन हमारे स्कूल टाइम पे भी रेजोनेंस का एग्जांपल इस तरीके से दिया जाता था कि एक ब्रिज है, ब्रिज आपने बना करके छोड़ दिया। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है? यस सर। भाई कोई भी स्ट्रक्चर आपने बना के छोड़ दिया ना, वो चुपचाप भी बैठी है तो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो उसकी होगी। जैसे एक ग्लास आपने बना करके टेबल पे रख दिया तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी तय हो गई। आपकी टेबल खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो वो टेबल बन के तैयार हो गई है, अब उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। आपका शरीर खुद अगर बढ़ना बंद हो गया तो आपके शरीर की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस क्या होती है? आप उस ऑब्जेक्ट पे बाहर से वाइब्रेशन डालो, एक्सटर्नल एक्साइटेशन दो। अब वो बाहर से डाली हुई वाइब्रेशन जो है वो कोई एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड साउंड हो सकती है, वॉइस हो सकती है, या फिर किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का उसके साथ में कांटेक्ट भी हो सकता है कि नहीं? जैसे आपने रोड तोड़ने की मशीन देखी है क्या? बिल्डिंग्स और रोड को डिमोलिश करने के लिए एक स्कूटर जैसी एक हैंडल से एक आदमी पकड़ लेता है और वो खड़ 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 करके वो रोड के ऊपर वाइब्रेट करती है वो मशीन, और वो पूरी जहां पर भी वो कांटेक्ट में आती है वो उस चीज को पूरा डिमोलिश कर देती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट मशीन इज रेजोनेंस। प्लीज रिमेंबर दिस। वो जो मशीन है डिमोलिश करने वाली, उस मशीन का पूरा आधार, पूरा कॉन्सेप्ट रेजोनेंस बेस्ड है। और उसकी वो जो नोक है ना, एक नोक जो आगे पीछे खट 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 करके उसको ठोकती है, वो उसकी फोर्स के कारण नहीं ठोकती है, वो एक पूरी की पूरी दीवार को ढहाने लायक ऐसी शक्ति है नहीं उसके अंदर। वो कैसे तोड़ती है उसको? पहले तो वो रोड पे आदमी उस मोटर को स्टार्ट कर देता है और उसके बाद उसके नॉब को सेट करता है। भाई उसके नॉब को सेट करने से क्या होता है, उसके जो मेटालिक पॉइंटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। तो वो थोड़ा सा आगे पीछे करके देखता है कि रोड सबसे ज्यादा टूट कौन से जगह पे रही है, तो वो नॉब को ऐसी पोजीशन पे ले जाकर के फिक्स कर देता है जिस फ्रीक्वेंसी पे रोड छूते ही बिल्कुल एकदम से बिखर जाती है। तो ये रीजन भी वही सेम कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का भी। रोड की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो मटेरियल जो परत बना रखी है रोड की, डामर, रोड़ी, कंकड़ पत्थर सब मिला करके जो आपने परत बना रखी है रोड की, उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब एक्सटर्नल एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी को ऐसा सेट करो कि वो आपके ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए। अब इन दोनों को भिड़ा दो तो आपकी चीज टूट जाएगी। या फिर ये कह लो कि इन दोनों में से दो चीजें जो आपस में कांटेक्ट में आए, इनमें से जो कमजोर होगी वो टूट जाएगी। अब जो मेटल की वो मोटी सी जो रॉड है
जो कि टू एंड फ्रो मोशन करती है आपके डिमोलिशन इक्विपमेंट में, वो तो बहुत ही हार्ड है, तो वो कंकड़ पत्थर उसके सामने कहाँ टिकेंगे। तो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे उस चीज को चला करके जब आप उसके कांटेक्ट में लाओगे तो रोड इस कारण से बिखर जाती है। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस? अब क्लियर हो गया क्या रेजोनेंस पे कैसे काम होता है? Yes, sir. ठीक है, अब रेजोनेंस के कंडीशन की एक चीज और देखो, एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 0 लेवल से इतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब एक्सटर्नल एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी आपने जो इस ऑब्जेक्ट पे लगाई वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, हायर है, तो ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है लेट अस से 2 हर्ट्ज और आप उस पे एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो 4 हर्ट्ज, तो एक नॉर्मल आदमी को तो ये लगेगा यार जो चीज 2 पे टूट जाती है उस पे 4 डालोगे तब तो पक्का टूटेगी ना। यही कहते हैं ना अपन तो कि भाई एक चीज है जो 2 न्यूटन फोर्स लगाने से टूट जाएगी, तो 4 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो टूटेगी कि नहीं टूटेगी? 100% टूटेगी। लेकिन वाइब्रेशन और रेजोनेंस का केस ऐसा नहीं है। अगर 2 हर्ट्ज नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो 2 हर्ट्ज पर ही उसको डैमेज होगा, 1 हर्ट्ज पे नहीं होगा, आधे हर्ट्ज पे नहीं होगा, 1.5 हर्ट्ज पे नहीं होगा, 2.5 हर्ट्ज पे नहीं होगा और 250 हर्ट्ज पे भी नहीं होगा। आप 4 हर्ट्ज तो छोड़ो, आप 4000 हर्ट्ज ले आओ, चलो ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, अनइमेजिनेबली हाई, 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ला करके ऐसे ऑब्जेक्ट पे लगाओ जो कि 2 हर्ट्ज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी रखती है, इसको कुछ नहीं होगा। अब आपको मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए रेजोनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस की कंडीशन तबाही या डिस्ट्रक्शन तभी कॉज करती है, या फिर रेजोनेंस की कंडीशन आती ही तब है जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो या सेम के बिल्कुल पास आ जाए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज और मैं एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को ला रहा हूं 1.99 हर्ट्ज, खतरा है कि नहीं है आप बता दो? खतरा है सर। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि 1.99 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 हर्ट्ज। तो आपकी ऑब्जेक्ट जो है ऐसे सिम्टम दिखाना चालू कर देगी कि भाई मैं तो गया अभी यहां से, मतलब वो बुरी तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, बिखरना चालू हो जाएगी। और जैसे ही 1.99 को थोड़ा सा बढ़ा करके आपने 2 किया, बस फिर पूरा का पूरा सामान तितर बितर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। सर जब नेचुरल सर, एक फ्रीक्वेंसी चीज ज्यादा पूछनी थी। फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो वो टूटता क्यों नहीं है? रीजन क्या है वो इसका? उसका रीजन अभी मैं आज तो अपना टाइम फिनिश हो चुका है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चाहिए तो इसको समझा सकता हूं। और व्हाट यू कैन डू इज, मेरे को आप एक कॉल कर सकते हो, आई विल गिव यू माय नंबर सो दैट यू कैन पर्सनली कॉल मी। ये नंबर नोट कर लीजिए भाई, 810। सर लैब में बता देना, लैब है आज। नहीं, बाकी लोगों को भी तो पता लगना चाहिए ना, ये नंबर नोट कर लो, पे ला दो जीसी पे। प्लीज नोट दिस नंबर 8107105117। बहुत ज्यादा लेट रात को कॉल नहीं करेंगे आप लोग, बिफोर 8 o'clock एनी टाइम, आप जब फ्री हो जाओ आप अपनी क्वेरीज मेरे से फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कॉलेज में हो तो मैं मंडे टू थर्सडे कॉलेज आता हूं, तो मंडे टू थर्सडे कभी भी कॉलेज के अंदर अगर क्लास नहीं चल रही है तो यू कैन कम एंड डिस्कस थिंग्स विद मी, ठीक है। तो अब आपने एक क्वेरी मेरे से पूछी थी कि हायर फ्रीक्वेंसी पे चीज शैटर क्यों नहीं होती, इसका रीजन भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आपको एग्जांपल लेके समझाएंगे, बट राइट नाउ वी हैव टू क्लोज द क्लास। एनीवे, ओके सर, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। अभी छोड़ना मत क्लास को, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं।